नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से अब बहुत सारे बच्चों को सीटेट की रिवाइज्ड आंसर की आने का इंतजार है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल जो आप सभी के मन में आ रहा है वो ये है कि क्या सीटेट की रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो मैंने इस पर वैसे डिटेल वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको समझा दिया था कि किन परिस्थिति में आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। आप चाहें तो उस वीडियो को देख ले। लेकिन उस वीडियो में एक पॉइंट छूट गया था, वो था नॉर्मलाइजेशन का। और अब बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी लग सकता है सीटेट में, जिससे कि आपको अपने मार्क्स पर असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, एक दो नंबर से रह गए, उनको उम्मीद है कि काश हमारे मार्क्स बढ़ जाएं एक दो नंबर, हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। या ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर पर स्कोर कर रहे हैं 90, 82 या एक दो नंबर ही ज्यादा ला रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं हमारे मार्क्स घट ना जाए। तो नॉर्मलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके मार्क्स को बढ़ाने या घटाने में। सीटेट के अलावा अगर आप तमाम एग्जाम देखें, चाहे वो एसएससी के हो गए या और कोई एग्जाम्स ले ले किसी स्टेट के, जहां भी नॉर्मलाइजेशन लगता है बच्चों के मार्क्स या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। तो सीटेट के केस में क्या होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर आपको सीटेट की जो भी अपडेट होगी वो तुरंत वहां मिल जाया करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको तो सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और ये कब लगाया जाता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं एक एग्जाम कंडक्ट कराना चाह रहा हूं और एक ही दिन में वो एग्जाम हो जाएगा, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर वो एग्जाम एक ही दिन में हो रहा है और उसमें 1 लाख बच्चे अगर उस एग्जाम को दे रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो पेपर सब बच्चों के लिए एक अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का होगा? नहीं, वो सब के लिए एक जैसा पेपर होगा। ये डिपेंड करेगा बच्चों की प्रिपरेशन पे कि वो पेपर उनको डिफिकल्ट लग रहा है या नॉर्मल लग रहा है या इजी लग रहा है, ये उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर के वैलिडिटी की, तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि एक ही पेपर सबको दिया मैंने, एक जैसा दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि पेपर मैंने एक दिन में नहीं कराया, पेपर मैंने करा दिया 10 शिफ्टों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शिफ्टों में मैंने पेपर करा दिया। और 10 शिफ्ट में मैं एक जैसा पेपर तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि पहले शिफ्ट में अगर मैंने सेम पेपर दिया तो दूसरे शिफ्ट वाले बच्चे भी उसको करेंगे, लेकिन तीसरे शिफ्ट वाले बच्चे समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इससे उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो पहली चीज, पेपर सेम नहीं हो सकता, यानी कि 10 पेपर बनाऊंगा और 10 के 10 मैं अलग अलग पेपर बनाऊंगा। अब यहां पे क्योंकि 10 पेपर हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि 10 के 10 पेपर का क्या डिफिकल्टी लेवल सेम हो सकता है? क्या मैं ये कहूं कि ये मैंने अगर डिफिकल्टी लेवल डिसाइड कर दी, ये एक लेवल है, मान के चलिए 1 मीटर है डिफिकल्टी लेवल का, ठीक है, और मैं कहूं कि भाई ये एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और मैं कहूं कि डिफिकल्टी लेवल मैंने 10 के 10 शिफ्ट पेपर का 4 पे रखा है। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 पेपर हैं तो डिफिकल्टी लेवल एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि डिफिकल्टी लेवल यहां भी जा सकता है कुछ शिफ्ट में, डिफिकल्टी लेवल यहां भी आ सकता है कुछ शिफ्ट में। तो ऐसे में क्या होगा कि इन 10 शिफ्टों में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, मैंने कहा था टोटल बच्चे अगर 1 लाख हैं तो 10-10 हजार बच्चे जो होंगे वो हर शिफ्ट में होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो किसी शिफ्ट का पेपर अगर इजी आ जाता है, तो ऐसे में मान के चलिए इस वाले शिफ्ट का पेपर इजी आ गया, तो ऐसे में इन बच्चों की, मैक्सिमम बच्चों की जो शिफ्ट में रहे होंगे उनके मार्क्स ज्यादा होंगे, उनको ज्यादा अंक मिलेंगे। लेकिन वही मान के चलिए अगर इस वाले शिफ्ट में पेपर मैंने डिफिकल्ट बना दिया है, तो इस वाले जो शिफ्ट में जो मैक्सिमम बच्चे होंगे इनके स्कोर आपको कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज मैंने पेपर ही डिफिकल्ट बना दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि नॉर्मलाइजेशन तभी लगता है जब पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं। अगर पेपर सिंगल शिफ्ट में हो रहा है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्यों लगाना पड़ता है? देखिए, इन 10,000 बच्चे जो पहले शिफ्ट में जिनका पेपर इजी आया था, उनके लिए एक तरीके से फायदे वाली बात हो गई। वही पांचवी शिफ्ट में जो बच्चे थे 10,000, इनके साथ नाइंसाफी हो गई। इन बच्चों की सिर्फ इतनी गलती थी कि इस शिफ्ट में चले गए, यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट आ गया और सबके स्कोर कम हो गए। तो ऐसे में जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो इन बच्चों के साथ धोखा होगा, क्योंकि इनके मार्क्स कम आ गए, और इन बच्चों को फायदा मिल जाएगा क्योंकि इनके मार्क्स ज्यादा आ गए, क्योंकि सिर्फ फर्क इतना था कि ये किस शिफ्ट में बैठे। समझ गए आप? तो जिस भी शिफ्ट में बैठे सिर्फ उससे तय होगा कि बच्चे के मार्क्स ज्यादा होंगे या कम होंगे। तो कहने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यहां पर यही है
कि भाई नॉर्मलाइजेशन तब लगता है जब बहुत सारे शिफ्ट होते हैं और हर शिफ्ट में पेपर का डिफिकल्टी लेवल कम होता है। तो नॉर्मलाइजेशन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जिन बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, तो इनके मार्क्स को कम करके एक लेवल डिसाइड किया जाता है। और वो लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है? वो डिसाइड किया जाता है एक एवरेज वैल्यू पे, और उसके लिए भी एक साइंटिफिक फॉर्मूला होता है। तो एक नंबर डिसाइड किया जाता है, उस नंबर के आसपास बच्चों को लाया जाता है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो इनके मार्क्स घटा दिए जाएंगे, वहीं ये बच्चे अगर बहुत कम स्कोर कर रहे हैं तो इनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के आधार पे। तो अगर आप देखें तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आप समझ गए होंगे, जहां पे कुछ बच्चों के मार्क्स जो किसी शिफ्ट में इजी पेपर आने की वजह से उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे थे तो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। वहीं डिफिकल्ट शिफ्ट में जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे थे, क्योंकि वो डिफिकल्ट शिफ्ट में थे, तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देकर के उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। ये मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। हालांकि अगर आप देखें तो नॉर्मलाइजेशन का एक साइंटिफिक फॉर्मूला होता है, जिसको अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप दिख जाएगा आपको। तो उस साइंटिफिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। यहां तो मैंने आपको इजी शब्दों में समझाया है। तो ये बेसिक था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। अब आप बात करिए सीटेट की। मैं अब यहाँ पे आपको सीटेट के रेफरेंस में समझा रहा हूँ कि सीटेट के रेफरेंस में क्या कहानी है। 99% केस में यही होता है कि सीटेट का पेपर सिंगल शिफ्ट में कराया जाता है। पेपर 1 सिंगल शिफ्ट, पेपर 2 सिंगल शिफ्ट, ठीक है, और उसी में एक ही दिन पेपर ले दे करके खत्म करते हैं। लेकिन एक बार पेपर ऐसा हुआ था जब ऑनलाइन कंडक्ट कराया था इन्होंने, जहां पे इन्होंने मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करा दिए थे। वहां पर एक बार सीबीएसई ने कहा भी था कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हालांकि उसके बाद एक कोई डिटेल नोटिफिकेशन इनका नहीं आया जहां पे इन्होंने समझाया हो कि भाई हमने नॉर्मलाइजेशन किया है या नहीं किया है। तो उस समय जब पेपर ऑनलाइन हुआ था तब भी सवाल उठे थे कि भाई क्या नॉर्मलाइजेशन लगा या नहीं लगा। हालांकि सीबीएसई ने कोई क्लियर इसके ऊपर कुछ बताया नहीं। इस बार जो सीटेट हुआ ये भी अगर आप देखें तो भाई टोटल 4 शिफ्ट थे, लेकिन मैं पेपर 1 की बात करूं 2 शिफ्ट, पेपर 2 की बात करूं 2 शिफ्ट, तो मैं 4 शिफ्ट ना कह करके 2 ही शिफ्ट कहूंगा कि भाई 2 शिफ्ट में जो है पेपर हुए हैं। तो अब इस 2 शिफ्ट में क्योंकि पेपर हुए हैं तो ऐसे में अगर आप देखें तो यहां पे डिफिकल्टी लेवल में अंतर हो सकता है। लेकिन सीबीएसई का अगर आप पेपर उठा करके देखें तो वहां पे पेपर देखने से भी पता चल जाता है कि भाई कौन सा शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था, कौन सा शिफ्ट का इजी था। तो लगभग लगभग डिफिकल्टी लेवल दोनों का एक जैसा होता है, ठीक है। सीबीएसई में ये चीज होती है। इनकी खास बात ये है कि भाई ये ज्यादा वेरिएशन रखते नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, डिफिकल्टी लेवल का ये लोग ध्यान रखते हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये भी होता है कि जब अलग अलग शिफ्ट में जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं उनका मीन वैल्यू निकाल करके भी पता चल जाता है कि भाई जो एवरेज वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग किस शिफ्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किस शिफ्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इससे भी पता चल जाता है। अब मैं बात करता हूं सीटेट की जो ऑफिशियल बातें सीबीएसई करती है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, उस पर हम बात करते हैं। सीबीएसई ने इस बार भी बिल्कुल नहीं कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन लगाना होता है तो उसके लिए हर बार आपको नोटिफिकेशन में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। बिना नोटिफाई किए कोई भी जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाता। एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम्स ये कंडक्ट कराते हैं, जब ये नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं तो हर बार ये कहते हैं हम लगाएंगे। तो सीबीएसई ने क्योंकि नहीं कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, तो इस केस में अगर आप कहें कि सीटेट में नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो ये गलत है। सीटेट में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लगने वाला। तो नॉर्मलाइजेशन के बेस पे आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे इस बात को भूल जाइए। अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं या घटते हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन पे, कि भाई किसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट कर दिया गया है, उस पे आंसर की कोई चैलेंज कर दिया गया है सीबीएसई की, और ऐसे में वो एक्सेप्ट हो जाता है, उस केस में ही सिर्फ मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। किसी क्वेश्चन के गलत होने पे आपके मार्क्स बढ़ या घट सकते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बेस पे अगर कोई कह रहा है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो वो बिल्कुल गलत बात है। नॉर्मलाइजेशन के बेस पे आपके मार्क्स सीटेट में तो खासकर बिल्कुल भी ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, इस दुविधा में थे कि भाई नॉर्मलाइजेशन भी होता या नहीं होता, मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।